जी भागते भागते आ गए। वेलकम 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 टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स। बेटा मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। तो वही पता भैया, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हमारा वन शॉट वीडियो डल चुका है कलेक्शन ऑफ डेटा का। अगर आपको अगले 10 मिनट में ये समराइज फॉर्म में पढ़ना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। अगर डिटेल तरीके से पढ़ना है तो आप वन शॉट जाके देखो, इसमें सिर्फ रिविजन हो रहा है। तो अगले 10 मिनट के अंदर ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, चलो जी। कलेक्शन ऑफ डेटा सबसे पहले क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स में जब हमने आगे बढ़े तो हमें पता चलता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है नंबर्स के साथ काम करती है। तो जब आप नंबर्स के साथ काम करते हो ना, तो आपको पहले डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ऑन अ टॉपिक बाय एन एजेंसी। एक एजेंसी के द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन होती है वेर इन रेलेवेंट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। कि जो रेलेवेंट है, जैसा आपका एम है, आपके एम के अनुसार जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है ना, उसको कलेक्ट किया जाता है। अब कलेक्ट करने के दो सोर्सेज हैं, एक है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है वो सोर्सेज जो कि विद इन द कंपनी या विद इन द एनवायरमेंट कंप्लीट हो। जैसे कि मान लो मुझे अपनी कंपनी का डेटा चाहिए, तो मैं निकाल सकता हूं, बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। मैं अपने घर परिवार का डेटा चाहता हूं कि यार मेरे मम्मी का नंबर क्या है, पापा का नंबर क्या है, छोटे भाई का नंबर क्या है, वो मेरे घर का डेटा है, दैट इज इंटरनल डेटा। एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब क्या है? सारे बाहर के सोर्सेज। बाहर के सोर्सेज मतलब बाहर के तरीकों से आपको बाहर का डेटा कलेक्ट करना है। यहां पे भी दो तरह के डेटा आपके पास। इसके अंदर आते हैं दो क्लासिफिकेशन। कौन कौन से? प्राइमरी डेटा और होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा ये कहता है जो कि ओरिजिनली डेटा कलेक्ट हुआ है ना, रॉ तरीके में, हर एक इंसान से मिलकर जब आप पहली बार इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, उसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। और जब उस डेटा को आप किसी और तरीके से पब्लिश करते हो या और फर्दर उसको सिंप्लीफाई करते हो, उसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। देखो, ये डायरेक्ट सोर्स होता है, ये इनडायरेक्ट सोर्स होता है। देखो, प्राइमरी डेटा इज द डेटा विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड। ये ओरिजिनली कलेक्टेड कलेक्ट किया जा सकता है किसके साथ? इन्वेस्टर द्वारा कलेक्ट किया जाता है या एजेंसी के द्वारा किसी एक पर्पस के लिए। ठीक है बेटा, यहां पे देखोगे इट इज नॉट एट ऑल डायरेक्टली कलेक्टेड बट रादर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। या तो पब्लिश्ड सोर्स से ये लिया जाता है या अनपब्लिश्ड सोर्सेज से लिया जाता है। जैसे कि इस डेटा को ही फर्दर आप और प्रेजेंट करोगे सेकेंडरी डेटा में। ठीक है बेटा, अब इसके प्राइमरी डेटा के कितने तरह के मेथड हैं? देखो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सर, ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? खुद जाके हर व्यक्ति से मिलकर आप डेटा कलेक्ट कर लो। जैसे कि जनगणना होती है, सेंसस होता है इंडिया का, तो वहां पे क्या होता है? लोग जाते हैं, मिलते हैं और उनसे कई तरह के सवाल पूछते हैं, और उसके बाद जाकर ना वो डेटा कलेक्ट करके आते हैं कि आपके घर परिवार में कितने लोग हैं, कितनी इनकम है, कितने बच्चे हैं, किसके कौन कितना भाई कैसा, सबके बारे में सवाल पूछ के आते हैं। यह आपका होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जनरली ये सूटेबल किसके लिए होता है? जो कि शॉर्ट एरिया होना उसके लिए सूटेबल, क्योंकि हर आदमी से मिलना है आपको। ठीक है बेटा, फिर आता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन जो कि पुलिस करती है। अगर किसी चोर को पकड़ना है तो चोर से थोड़ी पूछोगे कि भैया तुमने चोरी करी क्या, वो तो मना ही करेगा। किससे पूछते हो? आप किसी और से पूछते हो, किसी और के बारे में। क्या यहां पे जो चोरी हुई थी, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? पड़ोसी से जाके पूछेंगे, हाँ या ना। ऐसी कुछ चीजों से आते हैं वो सोर्सेस को आप इनडायरेक्ट ओरल सोर्सेस कहते हो। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कहते हो। फिर आता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स। अगर कोई करस्पॉन्डेंट से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले, उसकी बात कर रहे हैं। फिर आता है आपका टेलीफोनिक इंटरव्यूज। टेलीफोनिक इंटरव्यूज ऐसे इंटरव्यूज हैं जो कि टेलीफोन पे लिए जाते हैं। कॉल पे जाके आपसे सर्वेयर्स जो है आपसे डिटेल या फीडबैक पूछते हैं। ऐसे सर्वे को आप जो है एक प्राइमरी डेटा कहते हो। जैसे कि हमारी सर्विसेज आपको कैसी लगी, तो आपसे रॉ फीडबैक ले रहे हैं, है ना बेटा। ये टेलीफोनिक इंटरव्यू का अंदर काम आता है। ठीक है बेटा, फिर आता है मेल्ड क्वेश्चनायर। मेल्ड क्वेश्चनायर क्या होता है? क्वेश्चनायर मतलब एक क्वेश्चन आप बनाते हो, क्वेश्चनायर बनाते हो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और वो क्वेश्चन जब एक इंसान सॉल्व करता है या उसका आंसर देता है तो वो डेटा के फॉर्म में होता है। जैसे कि आपने कई बार अपने मेल पे जो गूगल फॉर्म्स आते हैं, वो क्या है? वो एक तरह का क्वेश्चनायर ही तो है। गूगल फॉर्म क्या है कि भैया आपका नाम डालो, उसमें आपकी इनकम क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कितनी एजुकेशनली क्वालिफाइड हो, आपने कई सारे फॉर्म भरे होंगे ऐसे कभी ना कभी। उस फॉर्म को हम एक तरह से मेल ऑर्डर क्वेश्चनर कह सकते हैं। दूसरा तरीका होता है क्वेश्चनर निकालने का, क्वेश्चनर भरवाने का एन्यूमरेटर्स के द्वारा। एन्यूमरेटर्स कौन होते हैं? ये एक ऐसे ट्रेन्ड पर्सनल्स होते हैं जो कि खुद क्वेश्चनर लेके जाते हैं और आपसे सवाल पूछते हैं और आपका सवाल का जवाब जो है उससे आंसर मार्क करते हैं। सर ऐसा क्यों जरूरत पड़ता है? जब ऐसे आपकी पॉपुलेशन हो जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानती है,
तो उनको जैसे पढ़ना लिखना जानते तो मेल क्वेश्चनर कर लेंगे, लेकिन जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, जिनकी लैंग्वेज अलग है, जैसे मान लो कर्नाटक चले गए, वहां पे हिंदी नहीं आती लोगों को, बहुत कम लोगों को हिंदी आती है, या तो इंग्लिश आएगी या तो कर्नाटक आएगी। अब हिंदी में अगर आपने डेटा बना दिया या आपने क्वेश्चनर बना दिया, तो क्वेश्चनर जो है आपका, उसको इंटरप्रेट करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसको कन्नड़ आती हो, हाँ या ना, और उसके आंसर को हिंदी में इंटरप्रेट कर सके। ऐसी चीजों के लिए आपको कई बार एन्यूमरेटर्स के द्वारा भी क्वेश्चनर बनवाना पड़ता है, ठीक है बेटा। फिर आता है आपके पास सेंसस मेथड। सेंसस मेथड क्या है बेटा? ये एक ऐसा मेथड है जहां पे आप एंटायर पॉपुलेशन की स्टडी करते हो इंडिविजुअली जा जाके, जैसे कि जनगणना होती है, आप हर एक आदमी से जाके पूछते हो और उसकी डिटेल मांगते हो। देखो, when a statistical investigation is conducted wherein the data is collected from each and every element of the population, it is known as census method। कि हर एक व्यक्ति से जाके जब आप एक डेटा कलेक्ट करते हो उसे आप सेंसस मेथड करते हो। सैंपलिंग मेथड मतलब सैंपल इकट्ठा करना, पूरी बड़ी पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ सैंपल ले लो, उससे निकाल के उससे रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं, जब आपकी कोई खाने की फैक्ट्री होती है, कोई फूड फैक्ट्री होती है जो फूड के पैकेट्स बनाती है, हर एक खाने में जो एलिमेंट है वो अलग है कि सही है, खराब है कि नहीं है, क्योंकि सारा खाना तो एक साथ बना है, हाँ या ना। तो आप क्या करते हो, 10-15 पैकेट उठा लोगे हजारों पैकेटों में से और उनकी टेस्टिंग करोगे। उनकी टेस्टिंग की रिपोर्ट ही क्या सबके रिजल्ट्स को शो करेगी? हाँ करेगी। यह सैंपलिंग मेथड होता है कि यार मेरे पास 1 लाख मैगी का पैकेट है, अब मुझे चेक करना है कि मैगी एक इंसान के लिए खाने के लिए स्वस्थ मतलब हेल्दी है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, 10-15 पैकेट उठा ली और 10-15 पैकेट की रैंडमली उठा के मैंने उसको रख दिया और मैं उसकी टेस्टिंग कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, सैंपल उठा लिया हजारों लाखों पैकेट्स में से, और ये सैंपल जो है पूरे डेटा को जो है रिप्रेजेंट करेगा। इसे हम सैंपलिंग मेथड कहते हैं। क्या बोलता है, व्हेन ओनली सम रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स, कितने सम रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड एंड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम दीज आइटम्स आर यूज्ड फॉर द एनालिसिस, द मेथड इज नोन एज सैंपलिंग मेथड। सैंपलिंग मेथड मतलब सैंपल उठा लेना बड़े से क्राउड के अंदर, ठीक है बेटा। अब आपके अंदर सैंपलिंग मेथड में ना कुछ आपके अलग अलग टाइप के कुछ सैंपलिंग्स भी हैं, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग भी है। देखो, होता है एक बेटा रैंडम सैंपलिंग होती है और एक होती है नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग में भी 2 तरह की चीज होती है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग मतलब क्या, रैंडमली लॉटरी होती है, जैसे लॉटरी निकलती है वैसे जार में चिट लगी हुई है सबकी, ऐसे रैंडमली कोई सा भी आपने चिट निकाला और लॉटरी जीत गया, तो ये रैंडम सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग क्या है, ध्यान से देखना। देखो, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का मतलब है जैसे कि एंटायर पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना और फिर उसमें से सैंपलिंग करना। जैसे हर देश का एक पीएम निकल कर आएगा और एक सबमिट में इकट्ठा होकर मीटिंग करेगा वर्ल्ड लेवल पे। जैसे कि हर एक देश से एक पीएम या कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा, जैसे मान लो प्रधानमंत्री है या प्रेसिडेंट है, वो एक देश को रिप्रेजेंट करने वाला एक आदमी सेलेक्ट होगा और वो एक बड़ी सी कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करेगा और बात करेगा। ऐसी कई सारी सबमिट्स होती है ना, वो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का काम कर सकती है। जैसे एक एग्जांपल दे सकता हूं, हर देश से मैंने एक एक बंदा उठाया और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का मैंने एक सैंपल निकाल लिया, ठीक है बेटा। फिर होता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग का मतलब है जैसे कि आपने बोला भैया हर किसी को ना लाइन में खड़ा कर दिया, 1000 लोग थे, 1000 लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया और हर एक को नंबर पहना दिया, एक नंबर की शर्ट, 2 3 4 5 6 ऐसे करके हर नंबर की शर्ट्स पहनवा दी लोगों को। और पता है क्या किया आपने, बोला जितने भी 5 के टेबल वाले लोग हैं ना, 5 10 15 20 25 30 35 60 40 45 50 है ना, ऐसे करके जितने भी 5 से डिविजिबल वाले नंबर है वो सारे लोग आ जाओ। मतलब क्या किया मैंने, 5 से डिविजिबल वाले सारे 1000 लोगों के बीच में जितने भी 5 के टेबल वाले थे डिविजिबल लोग, उन सबको इकट्ठा करके मैंने उनकी सैंपलिंग कर दी, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग हो गया। फिर आता है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग का मतलब है कि मान लो मेरे पास 100 स्कूल्स थे, 100 स्कूल्स को मैंने 10-10 के क्लस्टर में इकट्ठा कर लिया, जैसे कि 10 स्कूल ये 10 स्कूल ये 10 स्कूल ये, और किसी एक क्लस्टर को उठा लिया। इसे हम क्लस्टर सैंपलिंग भी कहते हैं। और मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्या होता है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग इज वेरी सिंपल। पहले आप पूरे दुनिया में से जितने भी 200 प्लस देश हैं उसमें से पहले एक देश इकट्ठा करो, कौन सा देश आपको चूज करना है। फिर उन देश में से भी मान लो बहुत सारे राज्य होंगे, बहुत सारे स्टेट्स होंगे, कौन से स्टेट का सैंपल उठाना है उसकी बात करोगे, उसको शॉर्टलिस्ट करोगे। फिर उसके बाद उस स्टेट के अंदर बहुत सारे शहर होंगे, तो उस शहर में भी आप लिस्टिंग करोगे कि यार कोई सा 3 शहरों में से कोई एक शहर उठाओ, है ना। फिर एक शहर के अंदर आपके पास बहुत सारे एरियाज है, 10 एरियाज है, तो आपने बोला एक काम करो 10 में से कोई 3 एरिया का सैंपल उठाना है हमें। तो ये क्या हो गया, मल्टी स्टेज हो गया कि आपने कई सारे स्टेजेस को आपने क्या किया, रैंडम सैंपलिंग करी,
कि बहुत सारे आपने क्या किया, स्टेजेस को हटाया और उसके बाद जाके आपने क्या किया बेटा, उसमें से डेटा निकाला। दैट इज नोन एज मल्टी स्टेज। काफी सारे स्टेजेस है ना, देश के अंदर, आपके स्टेट के अंदर, सिटी के अंदर एरिया, कितनी सारी स्टेजेस हो गई। फिर आता है नॉन रैंडम सैंपलिंग। यहां पर रैंडमली सैंपलिंग नहीं हो रही है, इंसान अपनी कॉन्शियसनेस से कर रहा है। जैसे कि क्या, जजमेंट सैंपलिंग। जजमेंट सैंपलिंग बताए उसको करनी चाहिए जो कि एक्सपर्ट होता है, जिसको काम आता है, ठीक है। वो अपनी जजमेंट के हिसाब से सैंपलिंग करेगा, अपनी जजमेंट के हिसाब से सैंपल को चूज करेगा। देखो, द चॉइस ऑफ सैंपलिंग आइटम्स डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। जो इन्वेस्टिगेटर होगा ना, जो सैंपलिंग करने आया है, उसकी जजमेंट के अनुसार जो भी वो सैंपल उठाना चाहता है वो उठा सकता है, उसे कहते हैं हम जजमेंट सैंपलिंग, ठीक है बेटा। कोटा सैंपलिंग क्या होता है? कोटा सैंपलिंग इज वेरी सिंपल, कि आप एंटायर, देखो, दिस मेथड द आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स, कि पूरी एंटायर पॉपुलेशन को आप बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हो और हर ग्रुप से कोटा फिक्स कर देते हो कि इस ग्रुप से 2 लोग आएंगे, इस ग्रुप से 2 लोग आएंगे, इस ग्रुप से 2 लोग आएंगे। ऐसे करके आप क्या कर रहे हो, ये रैंडम सैंपलिंग नहीं है, आपने फिक्स कर दिया कि 2-2 लोग आने ही आने हैं, रैंडमली नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। फिर आता है आपके पास कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस है, कंटिन्यूएंस नहीं है, कन्वीनियंस सैंपलिंग है। कन्वीनियंस सैंपलिंग मतलब क्या है, जो इन्वेस्टिगेटर है, अगर जो भी चीज उसके सैंपलिंग करने में कन्वीनियंट होगी, जो भी सैंपल कन्वीनियंट होगा उसके लिए, वही वो चूज करेगा, उसे हम कन्वीनियंस सैंपलिंग कहते हैं। इसको रैंडमली नहीं किया जा रहा है, जो सबसे कन्वीनियंट था सैंपल उठाना, वही उठा लिया, ठीक है, जो सामने पड़ा था सैंपल वही ले लिया, तो कन्वीनियंस सैंपलिंग इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। चलो अब ध्यान से देख लो, फटाक से 2-3 पॉइंट यहां रह गए थे। स्टैटिस्टिकल एरर्स क्या होते हैं बेटा, कि आप जो एक्चुअल डेटा कलेक्ट करके लाए हो और आपने जो एस्टिमेट्स निकाले थे, उन दोनों के अंदर बीच में कोई डिफरेंस आ गया, कोई गैप आ गया। अब ये भी 2 तरह के, रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर बोलता है कि भैया आपकी जो वैल्यू आपने सोची थी और जो एक्चुअली कलेक्ट करी उनमें बहुत डिफरेंस है, और रिलेटिव बताता है उसके प्रोपोर्शन को, रिलेटिव चेंज को बताता है, ठीक है बेटा। फिर आता है आपके पास सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के क्या सोर्सेज हैं? अनपब्लिश्ड सोर्स एंड पब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश्ड सोर्स वो सोर्सेज हैं जहां पे सरकार या ऐसे कई सारी एंटिटीज अपने डेटा को प्रेजेंट करती है, ठीक है। और जो डेटा प्रेजेंट नहीं होता है, ऑफिसों में पड़ा रहता है, जो कि पब्लिश करने के लिए नहीं होता है, उन सोर्सेज को हम अनपब्लिश्ड सोर्स कहते हैं, ठीक है बेटा। चलो जी, अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिकॉशन इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा किसी प्राइमरी डेटा को लेकर बनाया जाता है ना। अब इसके प्रिकॉशन क्या है? सबसे पहले कि जो डेटा आप उठा रहे हो वो रिलायबल होना चाहिए। मान लो अगर प्राइमरी डेटा, रॉ डेटा ही गलत है, तो सेकेंडरी डेटा भी गलत होगा, हाँ या ना। ये तो सिंपल वही वाली बात होगी ना, अगर चाय पत्ती खराब है तो चाय अच्छी कैसी बनेगी, हाँ या ना। तो चाय पत्ती इज प्राइमरी डेटा एंड चाय जो आप पी रहे हो वो आपका सेकेंडरी डेटा है, ठीक है बेटा। तो आपका रिलायबिलिटी जो होना चाहिए डेटा का, वो अच्छा होना चाहिए। सूटेबिलिटी होना चाहिए आपके पर्पस के अनुसार, कि डेटा तो बहुत अच्छा है लेकिन हम निकाल रहे हैं देश की इनकम और वो हमें एज का डेटा मिल गया है, तो एज से इनकम का कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है बेटा। फिर है सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड। आपको कौन सा चूज करना है, सैंपलिंग मेथड यूज करना है कि सेंसस मेथड यूज करना है। एक्यूरेसी डिपेंड करती है दोनों के अंदर, जो भी आप चीज चूज करोगे। सैंपल जो है एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है, सेंसस जो है थोड़ी सी एक्यूरेट वैल्यू बताता है। एडिक्वेट और एक्यूरेसी वही वाली बात हो गई कि एडिक्वेसी देखना है कि एक्यूरेसी देखना है, इस चीज को जज करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, ये सब प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, ठीक है बेटा। सेंसस ऑफ इंडिया क्या है बेटा? सेंसस ऑफ इंडिया सबसे पहला हुआ था 1881 में। पहली बात तो हमारे देश के अंदर ब्रिटिशर्स ने, जब ये इस टाइम तो ब्रिटिशर्स थे ना हमारे पास, ब्रिटिशर्स ने हमारे टाइम पर कोई भी ऐसे कोई बड़े एक्शंस नहीं लिए हमारे देश की पॉपुलेशन या नेशनल इनकम वगैरह जानने के। तो उस टाइम पे काफी सारे लोगों ने ना, जो अपने इंडिविजुअल्स हैं, उनने काफी सीरियस अटेम्प्ट लिए थे। लेकिन पहला जो सैंपलिंग हुआ था वो 1881 में हुआ और हर 10 साल में होता है। कोविड की वजह से 2011 के बाद अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है। तो अपने को सेंसस ऑफ इंडिया क्या बताता है? पॉपुलेशन की स्टडी करने को बताता है। इट प्रोवाइड्स द मोस्ट कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन एंड इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स। हर 10 साल में होता है। पॉपुलेशन और पॉपुलेशन से रिलेटेड सारे ऐसे डेटा, क्योंकि वो जब जनगणना करने आते हैं तो आपसे 10 से 15 सवाल पूछते हैं, इनकम, जेंडर, हर कुछ ऐसा पूछते हैं, तो सेक्स रेशियो क्या है, और ऐसे कई सारे जो आप डेटा पढ़ते हो ना, वो इन सेंसस ऑफ इंडिया से आपको मिलता है। फिर आता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये कब आया? 1950s में आया। ये इसने स्टैटिस्टिकल डेटा की कंप्यूटेशन के लिए जो लार्ज गैप्स थे, ऐसे गैप्स को फिल करने के लिए ये NSSO बनाया गया, ठीक है बेटा, कि आप अच्छे से अपने देश की इनकम
सम निकाल सको, बाकी सारे जो स्टैटिस्टिकल जो मेजर्स हैं उनको ले सको अच्छे से और डेटा को अच्छे से बेहतर स्टडी कर सको। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये चैप्टर थोड़ा सा जल्दी समझ आया हो अगर आपने वन शॉट देखा हो। बाकी इसका बहुत डिटेल, बहुत विस्तार में हर एक अच्छे पॉइंट को समझाते हो अच्छे तरीके से मैंने वन शॉट बनाया हुआ है, जाकर आप उसको जरूर देखिएगा और खूब सारा प्यार दिखाइएगा। आई एम विशिंग एंड आई एम रूटिंग कि आप बहुत बहुत मार्क्स लाओ और बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो जी, हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन।